गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास के अंदर हम पाठ्यक्रमीय क्रियाओं के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की थी और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि बालक के सर्वांगीण विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए पाठ्यक्रम के अंदर किन किन एक्टिविटीज़ को स्थान दिया जाना चाहिए, उसके संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से पिछली क्लास के अंदर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि एक पाठ्यक्रम के अंदर शैक्षिक क्रियाएं, बालक के मानसिक विकास के लिए शैक्षिक एक्टिविटीज़ को स्थान दिया जाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था साहित्यिक क्रियाएं, लिटरेचर का विकास करने के लिए, साहित्यिक गतिविधियों का विकास करने के लिए साहित्यिक क्रियाओं को पाठ्यक्रम के अंदर स्थान दिया जाना चाहिए। उसके बाद शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में हमने जाना था। उसके बाद सोशल एक्टिविटीज़, सामाजिक क्रियाओं के संदर्भ में हमने समझा था, क्योंकि बालक समाज का एक अभिन्न अंग होता है और समाज के एक उपयोगी नागरिक के रूप में उसको तैयार करने के लिए शिक्षालय के द्वारा उसको सोशल एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। उसके बाद हमने जाना था सांस्कृतिक क्रियाएं, यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज़, क्योंकि संस्कृति व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है और कल्चरल व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका सिखाती है। इसलिए जिस परिवेश के अंदर, जिस कल्चरल के अंदर बालक पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अपना विकास कर रहा है, उस संस्कृति का ज्ञान होना उसको बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पाठ्यक्रम के अंदर कल्चरल से संबंधित एक्टिविटीज़ के तहत उसको तैयार किया जाए। उसके बाद क्रिएटिव एक्टिविटीज़, सृजनात्मक क्रियाओं के संदर्भ में हमने जाना था। और उसके बाद में जिस राष्ट्र के अंदर बालक रहता है वो राष्ट्र के लिए एक उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार रहे और बालक के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना उसके रग रग के अंदर भरी हो। इसलिए पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रम के द्वारा उसको राष्ट्र प्रेम से संबंधित नेशनल एक्टिविटीज़ के संदर्भ में भी उसको परिपक्व किया जाता है। और अंत में हमने पढ़ा था रुचिपूर्ण कार्य, क्योंकि इंटरेस्ट व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और इंटरेस्ट के अनुरूप यदि व्यक्ति को कार्य मिलता है तो उस कार्य को वो अच्छी तरह से करता है। तो बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए उसको रुचिपूर्ण कार्यों के द्वारा भी पाठ्यक्रम के अंदर रुचिपूर्ण कार्यों को भी स्थान मिलना चाहिए, जिससे बालक अपना सर्वांगीण विकास कर सके। इन तमाम बिंदुओं के संदर्भ में पिछली क्लास के अंदर हमने विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं, कोक्युलर एक्टिविटीज़ के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय के अंदर आयोजित की जाती है उसकी अवधारणाओं को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। एक तो पाठ्यक्रम की प्राचीन अवधारणा और नंबर 2 पाठ्यक्रम की पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आधुनिक अवधारणा। इन दोनों अवधारणाओं के ऊपर आज की इस क्लास के अंदर हम दृष्टि डालेंगे। इसके अंदर हम नंबर 1 फर्स्ट लेते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्राचीन अवधारणा। ट्रेडिशनल कंसेप्ट उसका क्या है? पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों को अनेक भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। कहीं इसको पाठ्येतर प्रवृत्तियों के नाम से जाना जाता है, कहीं इसको कक्षेतर क्रिया प्रवृत्तियाँ माना जाता है और कहीं पर इसको पाठ्य सहगामी क्रियाओं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि इनको अलग अलग से नामों से जाना जाता है, लेकिन इनका अर्थ एक ही है कि जो पाठ्यक्रम के साथ साथ संपादित की जा सके। इसके अंदर कुछ समय पूर्व शिक्षा से तात्पर्य, यानी कि प्राचीन, कल भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि प्राचीन समय में शिक्षा की जो अवधारणा थी वो बहुत ही संकुचित थी और उस शिक्षा का मेन उद्देश्य ये था कि पाठ्यक्रम के द्वारा बालक को सूचना प्रदान की जाए, इस प्रकार की अवधारणा थी। और इससे केवल पढ़ना, लिखना तथा गणित से संबंधित ज्ञान बालक को दे दिया जाता था, सामान्य ज्ञान, ताकि वो अपने जीवन के दौरान जो कार्य हो उसको वो संपादित कर सके। इस प्रकार की सोच पाठ्यक्रम के संदर्भ में थी और छात्रों को अधिक से अधिक विषयगत ज्ञान, यानी कि सब्जेक्टिव नॉलेज प्रदान करने पर ही बल दिया जाता था। शिक्षा बालक के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं करती थी, यानी कि जब सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा तो
क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सब्जेक्ट तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ अन्य क्रियाएं भी महत्वपूर्ण है, और यदि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बालक का सर्वांगीण विकास की जो अवधारणा है वो कहीं न कहीं अधूरी रहेगी। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा को अत्यधिक संकुचित, संकीर्ण एवं अव्यवहारिक मानी जाती थी। संगीत, नाटक, भ्रमण, स्काउटिंग, वाद विवाद, खेलकूद जैसी क्रियाओं को अशैक्षिक क्रियाएं माना जाता है एवं इन क्रियाओं को शिक्षा जगत में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इस प्रकार प्रारंभ में परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट प्रवृत्तियों को पाठ्य प्रवृत्तियां कहा जाता था तथा उनको ही परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। अन्य वे प्रवृत्तियां थी जिनके द्वारा शिक्षार्थी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होना था। विद्यालय उनका आयोजन तो करता था, परंतु उनकी उपलब्धियों का प्रभाव परीक्षा पर नहीं पड़ता था। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ प्राचीन समय में आयोजित तो की जाती थी, लेकिन उनका एग्ज़ाम के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अतः ये क्रियाएं पाठ्येतर क्रियाएं या प्रवृत्तियों के नाम से जानी जाती थी। दोस्तों, वर्तमान समय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो कुछ कंसेप्ट है उसके अंदर बदलाव आया है और उसको हम आधुनिक अवधारणा के नाम से समझ सकते हैं। यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्रथम अवधारणा हमने पढ़ी प्राचीन अवधारणा, और दूसरी अवधारणा है आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, आइए हम जानते हैं। शिक्षा दर्शन की विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ ही साथ अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के संबंध एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और वर्तमान में इन्हें अतिरिक्त क्रियाएं न मानकर सहगामी क्रियाएं माना जाने लगा। क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा की विचारधारा के अंदर, शिक्षा के अंदर दर्शन का पुट होने से विचारधाराओं के अंदर बदलाव आया, परिवर्तन आया, तो उसके साथ साथ अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के अंदर भी व्यापकता आई, परिवर्तन आया और उसको पाठ्यक्रम से अलग न मान करके पाठ्य सहगामी क्रियाओं को पाठ्यक्रम का सहभागी या सहगामी क्रियाएं माना जाने लगा। धीरे धीरे यह सहगामी क्रियाएं शिक्षा का एक आवश्यक अंग बन गई। आधुनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम विद्यालय के विषय तक ही सीमित नहीं है। यानी कि शिक्षा का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो ये कहता है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, यानी कि पाठ्यक्रम ही विद्यालय विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए ये जो सहगामी क्रियाएं हैं, जितना विषय महत्वपूर्ण है उतना ही ये सहगामी क्रियाएं भी महत्वपूर्ण है। अतः इसके लिए इसके अंतर्गत वे सभी अनुभव आते हैं जिनका बालक शिक्षालय में एवं शिक्षालय के बाहर प्राप्त करता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है। विद्यालय के अंदर तो वो क्रियाएं संपादित करेगा ही करेगा और एक्सपीरियंस प्राप्त करेगा, लेकिन विद्यालय के बाहर भी जो अनुभव वो प्राप्त कर रहा है वो भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, उसका ही एक अभिन्न अंग माना जाता है। इन क्रियाओं को पाठ्य सहगामी क्रियाएं को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से दोनों प्रकार की क्रियाएं, पाठ्येतर क्रियाएं एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के शिक्षा शास्त्री विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम प्रवृत्तियां एवं पाठ्येतर प्रवृत्तियां यानी कि पाठ्यक्रम से इतर प्रवृत्तियां दोनों को समान महत्व देते हैं। वे विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर के व्यवहार, पाठ्य वस्तु एवं पाठ्येतर क्रियाओं की उपलब्धियों को शाला समुदाय के समान नागरिक को व्यवहार के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि विद्यार्थियों को जनतंत्रित जीवन की, यानी कि जनतंत्रित जीवन से हमारा तात्पर्य है लोकतंत्रित जीवन, और हम जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यदि कहीं है तो वो अपने देश के अंदर है। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। तो विद्यार्थियों में भी लोकतांत्रिक एवं जनतंत्रीय जीवन का यथार्थ शिक्षा प्रदान करना
पाठ्येतर क्रियाओं द्वारा ही संभव होता है। यदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास जो बालक के अंदर हमें करना है उसमें हम कहीं न कहीं पीछे रहेंगे। ये लोकतांत्रिक शिक्षा प्रदान करने का एक यथार्थ स्वरूप है। अतः इन प्रवृत्तियों को वे पाठ्य प्रवृत्तियों का आवश्यक एवं अभिन्न अंग स्वीकार करते हैं। कौन? वर्तमान समय के शिक्षा शास्त्री। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने जाना कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की जो अवधारणा है उसके संदर्भ में दो प्रकार की विचारधाराएं थी, उसमें प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा, जिसका कि आज की इस क्लास के अंदर हमने चर्चा की। दोस्तों, अगली क्लास के अंदर जब हम मिलेंगे तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्वरूप एवं महत्व किस प्रकार का है, इस विषय वस्तु के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि बालक के जीवन में उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या स्वरूप है। इन तमाम बिंदुओं के संदर्भ में अगली क्लास के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।